नमस्कार। आज हम पाश्चात्य विचारक जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ेंगे। जेरेमी बेंथम को उपयोगितावादी विचारक माना जाता है। इनका जन्म 15 फरवरी 1748 ईस्वी को लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। जन्म से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। अपनी विलक्षण बुद्धि के बल पर केवल 4 वर्ष की अवस्था में ही लैटिन भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हुए 13 वर्ष की आयु में मैट्रिक तथा 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद लिंक्स इन में कानून का अध्ययन किया और वहां से कानून का अध्ययन करने के पश्चात वकालत करना शुरू कर दिया। वकालत के समय उनको अनुभव हुआ कि इंग्लैंड के कानून में बहुत सारी त्रुटियां हैं और यदि ये त्रुटियां इंग्लैंड के कानून में रहेंगी तो न्याय व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बारे में लेखन कार्य आरंभ किया और उन्होंने महसूस किया कि कानून भंग करने वाले दंड से आसानी से बच जाते थे और निरपराध दंड पाते थे। उसने इंग्लैंड के कानून के समस्त दोषों को दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट प्रकाशित करके इंग्लैंड की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस पुस्तक में ब्लैकस्टोन द्वारा प्रतिपादित इंग्लिश कानून की टीकाओं में जो सिद्धांत दिए गए थे उनकी आलोचना की गई। इसके बाद कानून विशेषज्ञों ने बेंथम के सुझावों के अनुसार ही इंग्लैंड की कानून व न्याय व्यवस्था में परिवर्तन करने शुरू कर दिए और कानून व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। फिर भी बेंथम प्रतिदिन कुछ न कुछ इस बारे में लिखता रहा। उसकी ख्याति को देखकर उसके पिता ने उसके लिए 100 पाउंड की वार्षिक आय की व्यवस्था कर दी ताकि बेंथम आर्थिक चिंता से मुक्त रह सके और अपना लेखन कार्य लगातार जारी रखे। उसने नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, कानून, राजनीति शास्त्र, दंडशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न विषयों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने इन क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई और एक विशाल राजनीतिक चिंतन को रचनाओं में उतार दिया। 1789 में उसकी रचना नैतिकता और विधान निर्माण के सिद्धांत का प्रकाशन हुआ। इससे उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। 1792 ईस्वी में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने उसे फ्रेंच नागरिक की सम्मानजनक पदवी प्रदान की। इसी वर्ष उसके पिता की मृत्यु हो गई और विरासत में मिले धन से उसकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो गई और अपने शेष जीवन को उसने लंदन स्थित अपने भवन हर्मिटेज में बिताया। यहीं पर उसने एक उग्र सुधारवादी के रूप में अपना कार्य आरंभ किया। उसने अपने उपयोगितावादी दर्शन को इसी भवन में परिपक्व किया। जून 1832 को 84 वर्ष की आयु में इसी स्थान पर बेंथम का निधन हो गया। तो ये तो था बेंथम का जीवन परिचय। और अब बेंथम की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। बेंथम ने अपने जीवन में सैकड़ों पुस्तकों का लेखन कार्य किया और उनका लेखन कार्य इतना था कि लेखन कार्य 148 संदूकों में पांडुलिपियों के रूप में आज भी लंदन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। राजनीतिक चिंतन से संबंधित उनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। पहली रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। यह पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
यह बेंथम की प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक में बेंथम ने ब्लैकस्टोन की कानूनी टीकाओं पर तीव्र प्रहार किए हैं, अर्थात इसमें ब्लैकस्टोन की विशेष रूप से आलोचना की गई है। इस पुस्तक ने इंग्लैंड के न्यायिक क्षेत्र में हलचल मचा दी और इससे बेंथम का सम्मान बढ़ा। इस पुस्तक में बेंथम ने तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था के दोषों व उन्हें दूर करने के उपायों का विस्तार से वर्णन किया है। दूसरी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इस पुस्तक का प्रकाशन 1789 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक में उपयोगितावाद के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। यह बेंथम की सबसे उत्तम रचनाओं में से एक है। राजनीतिक दृष्टि से यह बेंथम की सर्वोत्तम रचना है। इसी पुस्तक के आधार पर बेंथम उपयोगितावादी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब पढ़ेंगे बेंथम की अध्ययन पद्धति के बारे में। बेंथम ने अपने चिंतन में प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण किया है। उसके उपयोगितावाद का संबंध जीवन के व्यवहारिक मूल्यों से है, यानी उन्होंने व्यवहारिक मूल्यों पर विशेष बल दिया है सिद्धांत की जगह। इसलिए उसने वास्तविक जगत के मनुष्यों के व्यवहार को जानने के लिए अनुभवमूलक पद्धति का ही सहारा लिया है। बेंथम ने प्रमाण, निरीक्षण और अनुभव के आधार पर ही वास्तविक तथ्यों को जानने का प्रयास किया है। वह किसी वस्तु को कल्पना के आधार पर स्वीकार करने के पक्ष में कदापि नहीं थे। उपयोगिता की धारणा मूलतः प्रयोगात्मक होती है। बेंथम उस अनुभव में विश्वास करता है जो वास्तविक तथ्यों से उत्पन्न होता है और जिसका प्रयोग व्यवहारिक जगत में किया जा सकता है। बेंथम का मानना है कि अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है और सत्यता की कसौटी है। यदि किसी तथ्य के बारे में कोई संदेह होता है तो उसका समाधान भी अनुभव के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार अनुभव विचारों का अंतिम स्रोत भी है। इसके अलावा बेंथम ने तथ्यों की बौद्धिक व्याख्या एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए इंद्रिय संसर्ग का होना भी जरूरी माना है। इंद्रिय संसर्ग से संवेदना उत्पन्न होती है और संवेदना से विचार उत्पन्न होते हैं। यही संसर्ग अनुभव को प्रभावित करता रहता है। इस प्रकार बेंथम की पद्धति संसर्ग, निरीक्षण, अनुभव और प्रमाण पर आधारित होने के कारण आगमनात्मक, अनुभवात्मक, विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक है। इस प्रकार अध्ययन पद्धतियों की दृष्टि से बेंथम की सबसे श्रेष्ठ अध्ययन पद्धति बेंथम के अनुसार प्रयोगात्मक पद्धति है और प्रयोगात्मक पद्धति को बेंथम की यह महत्वपूर्ण देन है। अब है उपयोगितावाद का सिद्धांत। उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम की सबसे महत्वपूर्ण एवं अमूल्य देन है। यानी बेंथम का पूरा दर्शन उपयोगितावाद पर ही आधारित है। उसके अन्य सभी राजनीतिक विचार उसके उपयोगितावाद के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। विशेष बात यह है कि बेंथम ने कहीं भी उपयोगितावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन का वर्णन उसकी दो पुस्तकों, जिनका वर्णन पहले आ चुका है, एक तो है फ्रेगमेंट्स ऑन दी गवर्नमेंट और दूसरी है इंट्रोडक्शन टू दी प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इन दोनों पुस्तकों में उपयोगितावाद का विशेष उल्लेख मिलता है। अब उपयोगितावाद का विकास। उपयोगितावाद के सर्वप्रथम आचार शास्त्र के एक सिद्धांत के रूप में प्राचीन यूनान के एपिक्यूरियन संप्रदाय में दर्शन होते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य पूर्णतया सुखवादी है। यानी एपिक्यूरियन दर्शन को सुखवादी दर्शन कहा जाता है। वह सुख की ओर भागता है तथा दुखों से बचना चाहता है।
इसके बाद सामाजिक समझौतावादियों ने भी 17वीं शताब्दी में इसका कुछ विकास किया। होब्स ने कहा था कि मनुष्य पशुवत आचरण करने वाला एक सुखवादी प्राणी है। लोक तथा पाश्चात्य दर्शन के सिरेनाक वर्ग के प्रचारकों ने भी उपयोगितावाद का विकास किया। डेविड ह्यूम ने भी इसका विकास किया। आगे चलकर इसी दर्शन पद्धति के आधार पर बेंथम ने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रिस्टले ने भी इसी मूल मंत्र का प्रयोग किया और प्रिस्टले के इसी मूल मंत्र के आधार पर बेंथम ने प्रिस्टले के निबंध प्रिस्टलेस एसे ऑन गवर्नमेंट से उपयोगितावाद की प्रेरणा ग्रहण की। बेंथम ने बताया था कि राज्य की सार्थकता तभी है जब वह अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की व्यवस्था करे, अर्थात राज्य का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही होना चाहिए। अब है उपयोगितावाद का अर्थ। उपयोगितावाद 18वीं शताब्दी के आदर्शवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है जो इंद्रिय अनुभववाद की स्थापना करता है, यानी इंद्रियों के सुख के आधार पर इसकी स्थापना हुई है। उपयोगितावादियों की दृष्टि में उपयोगितावाद का अर्थ है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसका अर्थ किसी वस्तु का वह गुण है जो लाभ, सुविधा, आनंद, भलाई या सुख प्रदान करता है तथा अनिष्ट, कष्ट, बुराई या दुख को पैदा होने से रोकता है। उपयोगितावाद राजनीतिक सिद्धांतों का ऐसा कोई संग्रह नहीं है जिसमें राज्य और सरकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया हो, अर्थात राज्य और सरकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन मुख्य न होकर राज्य का उद्देश्य मुख्य है। अर्थात उपयोगितावाद के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को राज्य द्वारा सुख प्रदान किए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह मानव आचरण की प्रेरणाओं से संबंधित एक नैतिक सिद्धांत है। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद किसी कार्य या वस्तु का वह गुण है जिससे सुखों की प्राप्ति तथा दुखों से छुटकारा मिलता हो। बेंथम ने आगे कहा है कि उपयोगितावाद की अवधारणा हमें यह बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह हमारे जीवन के समस्त निर्णयों की आधारशिला है। उपयोगितावाद का वास्तविक अर्थ सुख है। व्यक्ति ही नहीं, संपूर्ण समाज का लक्ष्य भी सुख प्राप्ति ही होना चाहिए और समाज के इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रमुख साधन राज्य होता है। उपयोगितावाद की विशेषताएं। अब बेंथम ने जिस उपयोगितावाद का विस्तार से वर्णन किया है उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है उपयोगितावाद का मुख्य आधार सुख और दुख। बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत सुख और दुख के दो आधारों पर आधारित है। बेंथम का मानना है कि जो कार्य हमें सुख देता है उपयोगी है और जो कार्य दुख पहुंचाता है वह उपयोगी नहीं है। बेंथम का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख की दो शक्तियों के अधीन रखा है। यही शक्तियां हमें बताती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सही और गलत के मानदंड इन शक्तियों से बंधे हुए हैं। अब दूसरी विशेषता है उपयोगितावाद का लक्ष्य सुख की प्राप्ति और दुखों से छुटकारा, अर्थात दुख निवारण। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगितावाद है। बेंथम का मानना है कि जिस कार्य से प्रसन्नता या आनंद की प्राप्ति होती है वह कार्य करना चाहिए और जिस कार्य से सुख की प्राप्ति होती है, दुख का निवारण होता है, वह कार्य किया जाना चाहिए। अतः उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख से छुटकारा दिलाने का सिद्धांत है। अब उसके बाद अगली विशेषता है सुख दुख के प्रकार। बेंथम ने
अपने लेखन में सुख और दुख के प्रकारों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। बेंथम के अनुसार सुख और दुख के जो दो भाग है उनको दो भागों में और बांटा जा सकता है। अर्थात सुख और दुख दो भाग है और सुख को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, सरल और जटिल। इसी प्रकार दुखों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, सरल और जटिल। बेंथम के अनुसार सरल सुख 14 प्रकार के हैं तथा सरल दुख 12 प्रकार के हैं। अब सरल सुखों और दुखों के परस्पर मिलने से ही जटिल सुख या जटिल दुख का जन्म होता है। यानी सरल सुखों के मिलन से ही जटिल सुख दुख का निर्माण होता है। इसलिए जटिल सुख दुख का अलग से कोई विशेष वर्णन नहीं है, सरल सुख और सरल दुख का विशेष वर्णन है। पहले पढ़ेंगे सरल सुखों के बारे में जो 14 प्रकार के बताए गए हैं। पहला सरल सुख है दया का सुख, अर्थात दया करने से प्राप्त होने वाला सुख। दूसरा सरल सुख है इंद्रिय सुख, यानी हमारे जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उनसे जो सुख प्राप्त होता है वो सुख। सहायता का सुख, यानी किसी की सहायता करते हैं उससे जो आनंद मिलता है वो। संपर्क सुख, किसी से मिलने से जो सुख प्राप्त होता है, संपर्क करने से, बात करने से। मित्रता का सुख, स्मरण शक्ति का सुख, अर्थात जिसकी याददाश्त मेमोरी अच्छी होती है वो व्यक्ति बेंथम के अनुसार ज़्यादा सुखी होता है, और जिसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है बेंथम के अनुसार वो व्यक्ति कम सुखी होता है। उसके बाद है यात्रा का सुख, सत्ता का सुख, राजनीतिक पद प्राप्ति का सुख। उसके बाद है धार्मिकता का सुख, यानी धर्म कार्य करने से, पूजा पाठ आदि करने से जो मानसिक आदि सुख मिलता है। ईर्ष्या का सुख, अब कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ईर्ष्या करने से उनको सुख की प्राप्ति होती है, यानी बिना ईर्ष्या किए उनके ऐसा लगता है कि हमारा संतोष नहीं मिला है हमें। उदारता का सुख, संपत्ति का सुख, कुशलता का सुख। कुशलता अर्थात किसी कार्य में प्रवीण होता है कोई व्यक्ति, किसी कार्य को अच्छे ढंग से करना जानता है तो उस कार्य संबंधी उसके कोई परेशानी नहीं आती है, तो इस प्रकार कुशलता का सुख है। आशा का सुख, जीवन में हम बहुत सारी आशाएं करते हैं, उन आशाओं से हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो ये 14 प्रकार के सुख सरल सुख थे। अब है सरल दुख जो 12 प्रकार के हैं। पहला है अपमान का दुख, कल्पना का दुख, यानी कई बार ऐसी कल्पना करते हैं जो हमें दुखों से भर देती है। संपर्क का दुख, कई बार शत्रु आदि से मिलन हो जाता है, उससे झगड़ा आदि होने का भय रहता है, तो इस प्रकार संपर्क का दुख होता है। शत्रुता का दुख, वैर विरोध से भी दुख की प्राप्ति होती है। धर्मनिष्ठा का दुख, धर्म के मार्ग पर चलने से कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उससे भी दुख की प्राप्ति मानी गई है। इंद्रिय दुख, जिस प्रकार इंद्रियों से सुख की प्राप्ति होती है उसी प्रकार इंद्रियों से दुख की भी प्राप्ति होती है। अभाव का दुख, स्मरण शक्ति का दुख, यानी कमजोर स्मरण शक्ति होती है तो उसका दुख। उदारता का दुख, आशा का दुख, ईर्ष्या का दुख, अकुशलता का दुख। तो सरल सुख और सरल दुख में अनेक ऐसे दुख सुख है जिनके नाम एक समान है, तो वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो सुख होगा या दुख होगा। उसके बाद है सुख दुख के स्रोत, अर्थात सुख दुख मूल रूप से किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो बेंथम के अनुसार सुख दुख के 4 मूल स्रोत है: धर्म, राजनीति, नैतिकता और भौतिक। पहले है धार्मिक सुख। धार्मिक सुख धर्म में आस्था रखने से वह धार्मिक व्यवस्था को स्वीकार करने से प्राप्त होता है, अर्थात धार्मिक सुख आस्तिक लोग प्राप्त करते हैं, ऐसा बेंथम का विचार है। राजनीतिक सुख राज्य की नीतियों व कार्यों से प्राप्त होता है।
यदि सरकार कोई ऐसा कार्य करे जो जन कल्याण के विपरीत हो तो उससे प्राप्त दुख राजनीतिक दुख होगा। व्यक्ति को नैतिक सुख उसके नैतिक आचरण से प्राप्त होता है, जैसे दूसरों की सहायता करना। भौतिक सुख दुख प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है। उसके बाद है सुखों में मात्रात्मक अंतर। बेंथम के उपयोगितावाद की यह प्रमुख विशेषता है और बेंथम ने केवल मात्रात्मक अंतर बताया है, गुणात्मक अंतर नहीं बताया है। इसी आधार पर बेंथम की सबसे ज़्यादा आलोचना की गई है, क्योंकि अधिकांश आलोचकों के अनुसार सुख मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि बेंथम ने केवल मात्रात्मक बताया है। बेंथम का मानना है कि सभी सुख गुणों में एक जैसे होते हैं, इसलिए उनमें गुणात्मक की बजाय मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। उसका कहना है कि पुष्पिन, यह बच्चों का खेल होता है, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता पढ़ना। खेलने से भौतिक सुख प्राप्त होता है, जबकि कविता पढ़ने से मानसिक सुख। दोनों सुखों की मात्रा को मापा जा सकता है, इनकी गणना संभव है बेंथम के अनुसार। बेंथम ने कहा है कि एक कील भी उतना ही दर्द करती है जितना कर्कश आवाज। अतः सुखों में मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक नहीं, ऐसा बेंथम का मानना है, जिस पर अधिकांश आलोचक एक मत नहीं है, निंदा करते हैं इस आधार पर इसकी। अब है सुखों दुखों का मापन। तो बेंथम ने किस मापन विधि का उल्लेख किया है उस पर चर्चा करेंगे। बेंथम के अनुसार सुखों व दुखों को परिमाणिक तौर पर मापा जा सकता है। इससे कोई अपने सुख या दुख को माप सकता है। यह मापन ही किसी वस्तु या कार्य को सुख दुख के आधार पर अच्छा या बुरा प्रमाणित कर सकता है। सुख दुख मानवीय क्रियाओं के आचार व उद्देश्य होते हैं। इन सुखों को फेलिसिफी कैलकुलस द्वारा मापा जा सकता है। अब सुखवादी मापक यंत्र के बारे में बताया है। बेंथम का विचार है कि सुख दुख को तुलनात्मक आधार पर परखा जा सकता है। बेंथम ने सुख दुख के मापन की जो पद्धति सुझाई है उसे सुखवादी मापक यंत्र फेलिसिफिक कैलकुलस का नाम दिया गया है। बेंथम का मानना है कि सुख दुख का गणित के सहारे पारिमाणिक नापतोल संभव है। इस सिद्धांत के अंतर्गत तीव्रता यानी सुख दुख की तीव्रता, अवधि यानी सुख दुख की अवधि, निश्चितता, अनिश्चितता, सामीप्य, अन्य सुख उत्पन्न करने की क्षमता, विशुद्धता व विस्तार के आधार पर सुख दुख का मापन किया जा सकता है। अर्थात ये पैमाने हैं जिनके आधार पर सुख दुख की मात्रा को मापा जा सकता है। बेंथम ने सुख दुख की गणना करते समय सुखों के समस्त मूल्यों को एक तरफ तथा दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी तरफ जोड़ने का सुझाव दिया है। यदि एक दूसरे को आपस में घटाने से सुख बच जाए तो वह कार्य उचित है, और दुख ज़्यादा शेष रह जाता है तो वह कार्य अनुचित है। इस प्रकार इस सिद्धांत के द्वारा बेंथम ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कोई कार्य उचित कैसे होता है और अनुचित कैसे होता है। उपयोगितावाद की अगली विशेषता है परिणामों पर जोर। बेंथम का कहना है कि सुख और दुख स्वयं ही उद्देश्य हैं। इनके होते हुए अच्छे या बुरे इरादों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी कार्य की अच्छाई या नैतिकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह किस उद्देश्य को लेकर किया गया है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके परिणाम क्या निकलते हैं। बेंथम का मानना है कि किसी भी विधि या संस्था की उपयोगिता की जांच इस आधार पर ही हो सकती है कि स्त्रियों या पुरुषों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बेंथम नियत को उसी सीमा तक स्वीकार करता है जहां तक वह परिणाम को निर्धारित करती है। इस प्रकार उसने नैतिक बुद्धि, ईश्वरीय इच्छा, कानून के नियम आदि को तिलांजलि दे दी है।
यानी इन चीज़ों को उन्होंने कोई खास महत्व नहीं दिया है। यानी सबसे जो जरूरी महत्व माना है वो परिणाम को माना है। बेंथम के अनुसार परिणाम को ध्यान में रखते हुए ही कार्य की अच्छाई या बुराई का निर्धारण हो सकता है। अगली विशेषता है राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार राज्य के वे कार्य ही उपयोगी है जो व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं। सभी व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनके लिए उपयोगी हैं। राज्य का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को सुख प्रदान करना नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख प्रदान करना है। इसलिए बेंथम कहता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक लोगों के कल्याण में राज्य को सहयोग देना चाहिए। अगली विशेषता है अनुशस्तियों का सिद्धांत। बेंथम का कहना है कि व्यक्ति के अधिकतम सुख और व्यक्तियों के अधिकतम सुख के मध्य संघर्ष की संभावना को देखते हुए व्यक्ति पर अंकुश लगाना आवश्यक हो सकता है ताकि वह दूसरों के सुख को कोई हानि न पहुंचा पाए। इसलिए दूसरों के सुखों का ध्यान रखने में व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए कुछ अनुशस्तियों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कुछ बाधाओं या कुछ सजा का प्रावधान किया जा सकता है। सुख की अनुशस्तियाँ शारीरिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक 4 प्रकार की होती है। धार्मिक अनुशस्ति व्यक्ति के आचरण को ठीक करती है। नैतिक अनुशस्ति व्यक्ति के मन को अनुशासित करती है, यह सदैव उपयोगी होती है। राजनीतिक अनुशस्ति राज्य द्वारा पुरस्कार और दंड के रूप में व्यक्तियों पर लगाई जाती है। इसे कानूनी अनुशस्ति भी कह सकते हैं। तो ये तो थी बेंथम के उपयोगितावाद की विशेषताएं। अब है बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचनाएं। बेंथम के उपयोगितावाद की बहुत सारी कमियां हैं जिनकी आलोचकों ने बहुत आलोचना की है। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत को सरल और सुबोध बनाने का इतना अधिक प्रयास किया कि इस कारण सिद्धांत में ही अनेक दोष उत्पन्न हो गए। आलोचकों ने उनके इस सिद्धांत को भ्रम एवं विरोधाभास का भंडार बताया और आलोचनाएं इस प्रकार है। पहली आलोचना है मौलिकता नहीं, अर्थात उपयोगितावाद बेंथम की देन नहीं है। मूल रूप से उपयोगितावाद को बेंथम की बहुत सारी देन है, पर उपयोगितावाद मूल रूप से बेंथम की देन नहीं है, ऐसा आलोचकों का मत है। बेंथम ने प्रिस्टले के विचारों को ही नया रूप देने का प्रयास किया है। बेंथम ने भी प्रिस्टले के ही इस विचार को उधार लिया है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख प्रदान करना है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का विचार प्रिस्टले के माध्यम से बेंथम तक पहुंचा, इसलिए बेंथम के उपयोगितावाद में मौलिकता का अभाव है। दूसरी आलोचना है अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत। बेंथम ने मानव प्रकृति को कोरा सुखवादी माना है। उसके अनुसार मनुष्य घोर स्वार्थी और अपने सुख के लिए प्रयास करने वाला प्राणी है, परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि मनुष्य स्वार्थी न होकर परोपकारी भी होता है। वह दूसरों के लिए भी जीवन जीता है। वह सुख की भावना से नहीं बल्कि देश प्रेम, बलिदान, त्याग आदि भावनाओं से भी प्रेरित होकर कार्य करता है। इस प्रकार बेंथम ने आध्यात्मिक विकास एवं उच्च आदर्शों की अवहेलना करके केवल सुख को ही महत्व दिया है। अतः यह सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक है जो मानव प्रकृति का गलत चित्रण करता है। अगली आलोचना है स्पष्टता का अभाव। बेंथम ने सब कार्यों का आधार अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के विचार को माना है। बेंथम ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रधानता व्यक्तियों की संख्या को दी जाएगी या सुख की मात्रा को। ऐसी अवस्था में अधिकतम संख्या व अधिकतम सुख में अंतर्विरोध उत्पन्न होता है। अर्थात कौन निर्णय करेगा कि कोई भी कानून या राज्य का कार्य अधिकतम संख्या के आधार पर होना चाहिए या अधिकतम सुख के आधार पर।
इसलिए उपयोगिता का सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि कानून किसके पक्ष में बनाया जाए। अतः इस विषय में यह सिद्धांत पथ प्रदर्शन न करके अस्पष्टता प्रदान करता है और इसीलिए यह इसका मुख्य दोष बन गया है। अगली आलोचना है सुखवादी धारणा दोषपूर्ण है। बेंथम केवल सुख को ही मानवीय क्रियाओं का एकमात्र प्रेरक कारण मानता है। आलोचकों का कहना है कि यदि संसार में केवल मात्र सुख को ही प्रेरक मान लिया जाए तो सुखों की प्राप्ति की होड़ लग जाएगी। सभी सुखों की प्राप्ति के लिए लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाएंगे। इससे कर्तव्य व स्वार्थ का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार सुख की खोज मानव स्वभाव का अंग है, वैसे ही देशभक्ति, त्याग, परोपकार आदि श्रेष्ठ भावनाएं भी उसके स्वभाव का अंग है। मानव जीवन आदर्शों पर आधारित है, न कि सुखवादी दृष्टिकोण पर। अगली आलोचना है सुखवादी मापन यंत्र भी दोषपूर्ण है। बेंथम द्वारा बताई गई इस विधि से सुखों को मात्रा के मापन से मापना संभव नहीं है, अर्थात मात्रा को सही ढंग से मापना असंभव है। बेंथम ने सुख मापन के विभिन्न तत्वों की तुलना करने का मूल्यांकन करने की निश्चित पद्धति नहीं बताई है। उदाहरण के लिए, यदि एक सुख की प्रगाढ़ता कम तथा अवधि अधिक हो तथा दूसरे की प्रगाढ़ता अधिक तथा अवधि कम हो, तो दोनों सुखों की मात्रा और तारतम्य का निर्धारण कैसे हो सकता है? इस विषय पर बेंथम ने कुछ नहीं कहा, अतः यह पद्धति अनुपयोगी है। व्यक्तियों की रुचि, समय और परिस्थितियों के कारण सुख दुख में भी परिवर्तन आता रहता है। एक समय पर सुख देने वाली वस्तु दूसरे समय दुख भी प्रदान कर सकती है। रुचि की भिन्नता के कारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। अतः सुखवादी मापन यंत्र अस्पष्ट और अनिश्चित है। अगली आलोचना है बहुसंख्यकों की निरंकुशता। बेंथम का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के सुख पर नहीं बल्कि बहुसंख्या के सुख पर जोर देता है। यदि बहुसंख्यक अपने आनंद के लिए अल्पसंख्यकों को दास भी बनाना चाहें तो इस उपयोगितावाद के अनुसार उचित माना जा सकता है। इस दशा में अल्पसंख्यकों का सुख बहुसंख्यकों के सुख के नीचे दब जाएगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्धांत बहुसंख्यकों के अत्याचार को उचित व न्यायपूर्ण ठहराता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए यदि सुख स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो उसे प्राप्त करने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। अतः यह सिद्धांत बहुसंख्यकों के अत्याचार व अन्याय को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद अगली आलोचना है नैतिकता की उपेक्षा। बेंथम ने केवल भौतिक सुखों के आधार पर अपना सिद्धांत खड़ा किया है। उसने सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान लिया है। बेंथम की दृष्टि में उच्च नैतिक भावना, अंतःकरण और धर्म अधर्म का कोई महत्व नहीं है। अतः बेंथम ने नैतिकता की घोर उपेक्षा करके अव्यवस्था को ही जन्म देने वाली स्थिति पैदा कर दी है। सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। बेंथम के अनुसार विभिन्न वस्तुओं और कार्यों से प्राप्त सुख केवल मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता। उसका कहना है कि आनंद की जितनी मात्रा घर पर रहने से मिलती है उतनी ही मात्रा घूमने से नहीं मिलती है। दोनों सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है, लेकिन सत्य तो यह है कि एक चित्रकार को चित्र बनाने में जो आनंद प्राप्त होता है वह उस चित्र को देखने वाले के आनंद से अलग होता है। स्वादिष्ट वस्तुओं से मिलने वाला आनंद खेलने से प्राप्त होने वाले आनंद से अलग प्रकार का होता है। इन सब में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है। अतः बेंथम का सिद्धांत गुणों की उपेक्षा करने के कारण दोषपूर्ण हो गया है। बेंथम के अनुयायी जे.एस. मिल ने भी बेंथम की इस भूल को स्वीकार करके संशोधित सिद्धांत का निरूपण किया था।
उसके बाद है शासन विषयक सिद्धांत। बेंथम ने राज्य और सरकार में भी कोई अंतर नहीं किया है। पापा बाला पापा पापा पापा। शासन विषयक सिद्धांत। बेंथम ने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया है। वह व्यक्ति द्वारा सुख की प्राप्ति के लक्ष्य पर ही बल देता है। वह मनुष्य के और राज्य के पारस्परिक संबंधों का विवेचन नहीं करता। वह केवल इतना कहता है कि राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। वह केवल शासन कार्यों का विवेचन करता है, राज्य के सैद्धांतिक पक्ष का नहीं। अगली आलोचना है तर्कसंगत नहीं। बेंथम ने एक सुख से दूसरे सुख की उत्पत्ति की जो बात कही है, लेकिन इस सुख के जनक की अवहेलना की है। प्रत्येक सुख की उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बेंथम इसका कारण बताने में असफल रहे हैं, अतः यह सिद्धांत तर्कसंगत नहीं है। अगली आलोचना है सभी सुख समान नहीं होते। बेंथम ने भौतिक सुख और मानसिक सुखों को समान मानने का प्रयास किया है। शरीर और आत्मा की अनुभूति के उद्देश्य और मात्रा असमान होते हैं। बेंथम ने मात्रात्मक आधार पर सुखों में अंतर मानकर मनुष्य को पशु के स्तर तक गिरा दिया है। मैक्सी का कहना है, बेंथम की धारणा के अनुसार मनुष्य सूअर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद का दर्शन गलत धारणाओं पर आधारित है। बेंथम ने सुख और आनंद को समानार्थी मान लिया है। यह अंतर्विरोधों से ग्रस्त है। यह गुणात्मक पहलू की उपेक्षा करता है। उसका सुखवादी मापन यंत्र वैज्ञानिक तरीका नहीं है। सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी संख्या के मध्य कोई तार्किक संबंध भी नहीं है। यह सिद्धांत बहुमत की निरंकुशता को बढ़ावा देता है। अतः यह सिद्धांत भ्रांत, भौतिक व एकांगी है। इसमें यथार्थवाद व मनोवैज्ञानिकता का पुट भी नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत अस्पष्ट व अपूर्ण है, लेकिन अनेक दोषों के बावजूद भी यह सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की उदात्त भावना से प्रेरित है। अर्थात बेंथम की भावना अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थी। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि राज्य कष्ट में पड़े, जनता कष्ट में पड़े। उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुखी कैसे बनाया जा सके। आधुनिक प्रजातंत्र में बेंथम की इस उपयोगितावाद का विशेष महत्व है। अर्थात लोकतांत्रिक सरकारें अधिक से अधिक लोगों को सुखी बनाने का प्रयास करती है ताकि उनको अगले चुनावों में अधिक से अधिक मतों की प्राप्ति हो सके। तो इस दृष्टि से बेंथम का उपयोगितावाद आज भी प्रासंगिक है। अगले वीडियो में हम बेंथम के राजनीतिक विचारों के संबंध में अध्ययन करेंगे।